So students, now we are starting fundamental concepts of organic reaction mechanism. कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है, उनमें जो फंडामेंटल कंसेप्ट आपको आएंगे उनके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है। मोटा मोटी देखें कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में हो क्या रहा होता है। जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जिसको सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अटैक हो रहा होगा उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, उससे पहले इंटरमीडिएट बनेंगे या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सीधा प्रोडक्ट नहीं बन जाएंगे। ठीक है, पहले आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट जिसको बोलना है, उसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया, उससे इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्लियर? और उस इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट से आपके प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? और रिएक्शन में ये जितने भी स्टेप हो रहे हो कि पहले ये बना, उसके बाद इस इंटरमीडिएट से ये वाला प्रोडक्ट बना, दूसरे वाले इंटरमीडिएट से ये वाला प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बना, इस पूरी स्टडी को जो है उसी को रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डिटेल बताई जाती है, एनर्जेटिक ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉर फॉर्मेशन, and rates of transformation of reactants into product is called as the reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस क्या क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है, एनर्जेटिक्स, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी लिबरेट या ट्रांसफॉर्म हो रही है या देनी पड़ रही है, और कितनी जल्दी जो रिएक्टेंट्स हैं वो रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स का मतलब है स्पीड को स्टडी करना, इज कॉल्ड एज दी रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, आपको एक दो रिएक्शंस के मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे आपके पास बेंजीन के ऊपर अटैक हो रहा है, ओके, और आपके पास ये बन रहा है, इसका नेम क्या है, व्हाट इज इट्स नेम, इट इज टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा, उसको टोलुइन बोलते हैं ना, और वैसे इसका नेम क्या होता है, मिथाइल बेंजीन, बट ज्यादा इसके लिए टोलुइन चलता है। ओके, तो इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं करेंगे, वैसे एक रिएक्शन ये है। ठीक है, क्लियर? इसमें इस स्पीसीज ने इसके ऊपर अटैक किया है, तो ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, इसको सबस्ट्रेट बोला जाएगा, इट इज सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, एंड दिस इज अटैकिंग स्पीसीज जो अटैक कर रही है। ओके, और ये आपका सीधा प्रोडक्ट बन गया। हालांकि हो सकता है कि रिएक्शन में जब इसका मैकेनिज्म स्टडी करें तो हमें पता लगे कि इसने पहले इसके साथ मिलकर कोई इंटरमीडिएट बनाया था और उस इंटरमीडिएट से ये प्रोडक्ट बना। सिमिलरली, जैसे ये OH नेगेटिव आयन ने इस सबस्ट्रेट पे अटैक किया, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और ये अटैकिंग स्पीसीज है, दिस इज अटैकिंग स्पीसीज। ओके, क्लियर? इसके अटैक से आपके पास ये प्रोडक्ट बनना और ये आपका बाय प्रोडक्ट है। क्लियर? मतलब जो मेन प्रोडक्ट जिसकी हमें इच्छा हो उसको प्रोडक्ट बोल देते हैं, और बाकी उसके साथ जो भी फ्री में मिल रहा है वो बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो और जरूरी नहीं कि अटैक हुआ तो सीधा ये बन गया, हो सकता है इसमें अटैक आने से पहले आपके इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनी हो, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं जो सबस्ट्रेट पे अटैक करते हैं, तो टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स, जनरली अगर हम अटैकिंग रिएजेंट को डिवाइड करना शुरू करें, ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट्स को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, अब इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब तो आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन से। फाइल्स, बायो में जो बायो पढ़ते हैं उनको पता होगा, फाइल्स का मतलब क्या होता है, एफिनेट। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जिनको इलेक्ट्रॉन की भूख हो,
दे आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रॉन की भूख किसको होगी? जिसमें खुद इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ओके, these are electron loving chemical species. Their attraction for electrons is due to the presence of electron deficient atom in them. These may be positively charged or neutral. इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसके कारण होती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम प्रेजेंट इन देम। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ओके, दोनों तरीके के हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिव में अगर एग्जांपल देखें तो H पॉजिटिव आयन, Cl पॉजिटिव आयन, Br पॉजिटिव आयन, I पॉजिटिव आयन, NO2 पॉजिटिव आयन, नाइट्रो आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ये आपका मिथाइल कैटायन है, कोई और कार्बोकैटायन भी हो सकता है। दीज ऑल आर दी इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? अब आप बोलोगे सर फिर क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको कैसे पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? Cl पॉजिटिव कब बनता है? Cl पॉजिटिव बनता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। कैसे? क्योंकि क्लोरीन के अपने कितने एटम होते हैं? 7। ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने में से तो अब कितने बचे? 6, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स वेरी बैडली। इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की बड़ी खास जरूरत है कि फटाफट मिल जाएं, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन जब भी रिएक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, ना कि देना। तो अगर वो उसने बाई चांस अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हुआ है, फिर तो अभी इसको बड़ी ज्यादा भूख लगी होगी इलेक्ट्रॉन्स की कि मेरे को फटाफट इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये जो क्लोरोनियम आयन होता है, it needs 2 electrons very badly, so that's why due to this deficiency chloronium ion will attack like a electrophile. And there are neutral nucleophiles also. ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन से मॉलिक्यूल होंगे? आपने पढ़ा हुआ है ये मॉलिक्यूल, ये कौन सी टाइप होती है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे BF3 है, BF3 में आपको पता है बोरोन के अराउंड टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 फ्लोरीन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंपल वाला ऐसे। बट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी, अगर मैं BF3 की बात करूं, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी अपने अराउंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही कर पाया। अभी भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यू नो वेरी वेल कि ऑक्टेट कंप्लीट करना हर एटम के लिए जरूरी होता है। अभी इसका बॉन्ड बनने के बाद भी इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह खाली है, ये ऑर्बिटल एम्प्टी होता है इसमें, एम्प्टी। इट ऑल्सो नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन बैडली, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन बड़े जरूरी चाहिए। ओके, तो इसलिए ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सभी में आप देखोगे कि आपका जो सेंट्रल एटम है उसको इलेक्ट्रॉन अभी और उसमें डाले जा सकते हैं, जिसकी वजह से, और उसको चाहिए भी, वो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा उसको चाहिए भी। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक तरह का लोन पेयर उसको चाहिए, एज सच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज ऑल विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफाइल्स। यू कैन से दैट कि इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव एज अ लुईस एसिड। क्योंकि लुईस एसिड हम किनको बोलते थे? वो स्पीसीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के कैपेबल हों, दोज ऑल स्पीसीज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो एक तरह आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर दी लुईस एसिड्स। जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं दे आर लुईस एसिड्स। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक ऑलवेज अटैक द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एट साइट ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। मतलब जैसे मान लो आपके पास, जैसे मैंने बोला कि ये आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने जा रहा है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से ये कहीं भी अटैक कर देगा। ठीक है, ये हमेशा सबस्ट्रेट की उस साइट के ऊपर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके, तो ये वहीं पे अटैक करेगा हमेशा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सबसे वो साइट ढूंढेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट हो। ओके,
इलेक्ट्रोफाइल्स ऑलवेज अटैक द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एट द साइट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूं जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, हालांकि हमें लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स ही होंगे, बट ये क्यों नहीं है? क्योंकि दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। जैसे NH4 पॉजिटिव आयन की बात करें तो NH4 पॉजिटिव आयन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, चारों का। तो अब इसमें से कौन सा ऐसा एटम है जो डेफिशिएंट है, जिसको अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए? कोई भी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए जो बेसिक कंडीशन है, वन एम्प्टी ऑर्बिटल मस्ट बी देयर इन एनी एटम ऑफ द स्पीसीज। जो आपकी स्पीसीज है जिसको आप देख रहे हो कि उस वो इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, उसमें कम से कम कोई एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो, सो दैट वो लोन पेयर उसमें अकोमोडेट कर पाए। ओके, क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले तो ले, बट रखने कहाँ है लेके, उसके लिए जगह तो होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलो कि नहीं जी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बड़ा इलेक्ट्रॉन को बड़ा प्यार करता है, ठीक है, बट मान लो आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसके पास उसको रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये कैसे आप प्यार है जी? है ना? क्लियर? तो इट मींस इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास जो स्पीसीज है वो पॉजिटिव ना हो चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, बट उनके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बाद उनको रखने के लिए कम से कम एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है। ओके, हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज का हो तो हाँ, फिर ये चांसेस ज्यादा है कि वो जल्दी जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ, बट खाली ऑर्बिटल होना इज दी मस्ट कंडीशन फॉर अ इलेक्ट्रोफाइल। अब ना आगे आपके पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल नाम से ही पता लग रहा है, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, फाइल लविंग, पॉजिटिव लविंग, ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को लव करती हैं। और पॉजिटिव चार्ज को लव कौन सी स्पीसीज करेगी? जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसमें खुद में नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव को ही ऑब्वियस है उसको ऑपोजिट अट्रैक्ट। ओके, तो इसलिए nucleophiles are the nucleus loving species. Nucleophiles are electron rich species containing at least one lone pair of electron. न्यूक्लियोफाइल होने की क्या कंडीशन है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिनमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जैसे हम वाटर का लिखते हैं ना स्ट्रक्चर, वाटर क्या लिखते हैं हम? वाटर इज दिस H2O मॉलिक्यूल। तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर दो लोन पेयर पड़े होते हैं ना, कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसी लोन पेयर को डोनेट करेगा वो। किसको डोनेट करेगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उसी को। तो उस जगह उस टाइम ये क्या एक्ट करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और ये उस स्पीसीज में जो जहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कंटेनिंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे मे बी नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हाइड्राइड आयन, बोरोहाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, एल्कोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, नाइट्रो आयन, these all ions are न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे क्लोराइड आयन न्यूक्लियोफाइल क्यों है? ठीक है, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है, अब ये क्लोराइड आयन का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बन जाता है? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट फिर भी ये क्या है, इसको हो रहा है कि चल यार मेरे को अगर कोई ऐसी स्पीसीज मिल जाए, ठीक है, जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल हो और उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, तो मैं उसके साथ अटैक कर लूंगा, उसको अपना एक लोन पेयर डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए दे दूंगा। ठीक है, डेटिव बॉन्ड तो आपको पता ही है कैसे बनता है। जब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आए और दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, तो शेयरिंग में जब ये ऐसे दोनों ऑर्बिटल जाएंगे, तो शेयरिंग में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को, बट शेयर दोनों करवा रहे हैं।
तो इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या है? वो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर की है। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। ओके, तो जैसे यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, इसके ऊपर तो हालांकि 4 लोन पेयर हैं, 4 में से एक तो बड़े आराम से इजीली दे ही देगा ना किसी को, तो इसलिए क्लोराइड आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, जैसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, आपके पास ट्राई अल्काइल अमोनिया का मॉलिक्यूल होगा जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, यहाँ पे मैंने लोन पेयर भी दिखाए हुए हैं ऐसे। ठीक है, आपके पास ये ईथर ग्रुप वाला कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, तो ये ऑक्सीजन की साइड से एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, एंड मेनी मोर। न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव्स एज लुईस बेसेस। जो न्यूक्लियोफाइल है वो एज अ लुईस बेस बिहेव करते हैं। लुईस बेस की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है? लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड। जैसे मैंने बताया ना अभी, ए जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये वाला कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को बिलोंग करते हैं। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? तो इसमें जो ए है, ए क्या है? ए इज एक्टिंग एज अ लुईस। जो लोन पेयर दे उसको बोलते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर ले उसको बोलते हैं लुईस एसिड। ओके, एंड अटैक सबस्ट्रेट एट द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियस है, इसको इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई लालच है नहीं। ठीक है, इसको उल्टा न्यूक्लियस चाहिए जहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। ओके, क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो, लोएस्ट हो, तो इट विल अटैक सबस्ट्रेट एट द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल की खासियत होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो आपके पास पहले कुछ इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो सबस्ट्रेट में भी कई बार ऑब्वियस है इसमें बॉन्ड टूटेंगे थोड़े बहुत तो, है ना, क्योंकि ऐसा सच रह जाए फिर तो सब रिएक्शन काहे का माना जाएगा, फिर तो कोई चेंज आया ही नहीं है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी थोड़े बहुत बॉन्ड टूटते हैं। तो बॉन्ड कैसे टूट सकता है, अब उसकी बात कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट में बॉन्ड टूटने के तरीके, कि कोई जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे टूटता है, फ्यूजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की फ्यूजन जो है, अब आप बोलोगे सर कोवलेंट बॉन्ड की ही फ्यूजन क्यों डिस्कस करी, आयनिक बॉन्ड की फ्यूजन क्यों नहीं डिस्कस करी? क्योंकि कार्बन कंपाउंड में आपको पता है, हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, और हम कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें मेनली हमने कोवलेंट बॉन्ड की फ्यूजन को ही डिस्कस करना हुआ ना फिर। ठीक है, अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फ्यूजन के तरीकों की। 2 तरह के से टूट सकते हैं, होमोलिटिकली, हेट्रोलिटिकली। होमोलिटिकली का मतलब क्या हुआ, इसको सिमेट्रिकल फ्यूजन भी बोलते हैं। जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ए कहता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, बी कहता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कहते हैं दोनों चलो यार आपस में ना शेयर करवा लेते हैं। शेयरिंग करने से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कंसिडर किए जाएंगे, जिससे कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है ना। और कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंपल लाइन से डेजिग्नेट करते हैं, हालांकि इस लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होमोलिटिक फ्यूजन में अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमने ये बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि हमने बॉन्ड की फ्यूजन डिस्कस करनी है ना। अब हमने इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जिसने जो जो डाला था वो निकाल ले और बाहर जाओ। ठीक है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन डाला था अपना, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन डाला था, तो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया लाइक दिस, और बॉन्ड ये टूट गया। तो इस तरह की फ्यूजन को बोलते हैं होमोलिसिस, होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन को ही होमोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह की फ्यूजन के बाद जो आपके पास
स्पीसीज जनरेट होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक ऐसा होता है कि जैसे मान लो क्लोरीन है, अगर मैं क्लोरीन एटम की बात करूं, तो क्लोरीन एटम में ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है जो पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रेडिकल। ओके, तो जब होमोलिसिस होती है तो जो दोनों एटम है जो आपस में जुड़े हुए थे वो फ्री रेडिकल बन के बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि होमोलिसिस होती कब है? जब ए और बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम सेम ही हो, जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस ना हो। जैसे कार्बन की और फास्फोरस की, मान लो कार्बन और फास्फोरस का बॉन्ड बना है, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, कार्बन की 2.5, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और सिचुएशन बन गई कि इनका ये वाला बॉन्ड टूटना है, तो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके होमोलिटिक क्लीवेज करवा देनी है। ओके, होमोलिटिक क्लीवेज कब होती है? जब जो दो एटम जुड़े हों जिनके बीच का बॉन्ड टूटना है वो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों। और हेट्रोलिटिक फ्यूजन लीड्स टू जनरेशन ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। हेट्रोलिटिक फ्यूजन में आपके पास कैटायन और अनायन बनते हैं, फ्री रेडिकल नहीं बनते। तब कैसे बनते हैं? ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना था कोवलेंट था, ये कोवलेंट बॉन्ड ही स्टार्टिंग में बनते टाइम ए ने एक इलेक्ट्रॉन डाला था, बी ने एक इलेक्ट्रॉन डाला, शेयर दोनों ने करवाए और बॉन्ड बन गया। ओके, है ये कोवलेंट बॉन्ड है। बट जब बॉन्ड टूटने की बारी आई, ठीक है, तो बी थोड़ा दादा टाइप था, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया इस बॉन्ड के। और ए को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया। जब ए का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बन गया आपका एनायन, ये आपका बन गया कैटायन। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन में कैटायन और एनायन बनते हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी ही क्यों ले जा पाया? क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा थी। बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड जब भी टूटता है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टूटता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाए, हाइड्रोजन के पास कुछ ना बचे, जिसकी वजह से होता क्या, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये किस तरह की फ्यूजन है? ये हेट्रोलिसिस है। ठीक है, क्लियर? अब एक तो ये तरीका मैंने क्या बोला, अब ये होमोलिसिस कब होती है? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। हेट्रोलिसिस कब होती है? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, कि बी इज वेरी वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ठीक है, एक तो ये चीज है। बट कई बार क्या होता है, होमोलिसिस होनी है कि हेट्रोलिसिस होनी है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि बाकी रिएक्शन कंडीशंस कैसी हैं। जैसे ये वाला रिएक्शन ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, ये जैसे ये वाला रिएक्शन है या ये वाला रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस रिएक्शन कंडीशन में करवाया जा रहा है, मतलब इन दोनों को जब रिएक्ट करवाने के लिए कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, उस टाइम टेम्परेचर कितना रखा गया, इसके ऊपर सनलाइट तो नहीं फॉल करवाई गई। ठीक है, ये सारी कंडीशनें भी मैटर करती होती हैं कि होमोलिसिस करना होनी है कि हेट्रोलिसिस होनी है। इन सभी कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली तो कंडीशन एक है ही, बट उसके साथ साथ सॉल्वेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि होमोलिसिस होनी है कि हेट्रोलिसिस होनी है। ठीक है, जैसे अगर आप रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट में करवा रहे हो, पोलर सॉल्वेंट लाइक ऐसा सॉल्वेंट जिसके मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हो, जिनकी कुछ डायपोल मूवमेंट होती है, जैसे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल की कुछ ओवरऑल डायपोल मूवमेंट होती है ना, तो ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके मॉलिक्यूल की कुछ डायपोल मूवमेंट होती है, दे आर कॉल्ड एज द पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट्स में हेट्रोलिसिस होना फेवर किया जाता है, कि अगर मॉलिक्यूल को चांस दिया जाए कि जा तेरी मर्जी, होमोलिसिस करवानी है होमोलिसिस करवा ले, हेट्रोलिसिस करवानी है हेट्रोलिसिस करवा ले। तो अगर इस मॉलिक्यूल को आप पोलर सॉल्वेंट में डाल के रिएक्ट करवा रहे हो और उसको ऑप्शन दे रहे हो कि हेट्रोलिसिस करवानी है कि होमोलिसिस, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मॉलिक्यूल है ये हेट्रोलिसिस को फेवर करेगा, ये हेट्रोलिसिस ही करवा देगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स हेट्रोलिसिस करवाना फेवर करते हैं। क्यों फेवर करते हैं?
क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स आपको पता है, पोलर सॉल्वेंट्स में नेट ऐसे, जैसे वाटर है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट्स में ऐसे रीजन जनरेट होते हैं जिनमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट्स चाहते हैं कि जो आपके पास जितने भी उसमें डिसॉल्व्ड कंपाउंड हैं वो भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, क्योंकि जब वो पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में होंगे, जैसे ये ए पॉजिटिव बनेगा तो वाटर जो है इसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा ना। इंटरेक्ट करने का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। सिमिलरली बी नेगेटिव भी वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा, जिसमें वाटर का पॉजिटिव उसकी तरफ अलाइन हो जाएगा और उनके बीच में बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट चाहता है कि उसमें जितने भी सब्सटेंस डिसॉल्व किए जाएं वो कटायन एनायन की फॉर्म में आ जाएं, तो इसलिए वो हिट्रोलिसिस को फेवर करता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, जैसे CCl4 हो गया, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी ओवरऑल डायपोल मूवमेंट 0 होती है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या चाहती हैं कि होमोलिसिस ही हो, क्योंकि हमें जो चार्ज स्पीसीज आएंगी हमें उनके साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम उनके साथ कोई बॉन्ड वगैरह तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल तो ओवरऑल नॉन पोलर है, 0 डायपोल मूवमेंट वाला। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं कि हमारे पास जो आपकी स्पीसीज हैं अगर उनमें फ्यूजन होती भी है तो होमोलिसिस हो, सो दैट फ्री रेडिकल बने जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोलिसिस फेवर्ड बाय द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, हेट्रोलिसिस फेवर्ड बाय द पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, क्लियर। हालांकि और भी कई सारे डिसाइडिंग फैक्टर हैं, बट एक तो सबस्ट्रेट की टाइप कि जिस बॉन्ड ने टूटना है उन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ज्यादा तो नहीं है। उसके बाद सॉल्वेंट की टाइप, उसके बाद रिएक्शन का टेम्परेचर, उसके बाद अदर फैक्टर्स, प्रेशर, ये सारे फैक्टर मिलके डिसाइड करते होते हैं कि होमोलिसिस होनी है कि हेट्रोलिसिस। ओके, बस आज के लिए इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी कल डिस्कस करते हैं।